यस, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है NLM, न्यूटन के गति के नियम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और हम लोग इस चैप्टर के अंदर पिंडों की गति, उनकी त्वरण, उन पे लगने वाले फोर्सेस, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो मेनली इस चैप्टर के अंदर फोर्स का अध्ययन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं बल है क्या, तो ये बहुत ही छोटी क्लासों से आप ये डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हो कि किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना ही बल कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं इस बोर्ड पर ऐसे धक्का दे रहा हूं, जैसे मैं इस बोर्ड को टच करके खड़ा हूं तो मैं इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूं, लेकिन अगर इस बोर्ड को मैं ऐसे दबा रहा हूं, पुश कर रहा हूं, धक्का दे रहा हूं, तो मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं। और अगर मैं इस बोर्ड को खींच रहा हूं, मान लो पकड़ करके, तो मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं। लेकिन अगर इस बोर्ड के कांटेक्ट में मैं ऐसे खड़ा हूं तो मैं कोई फोर्स नहीं लगा रहा। ठीक है, ऐसे मैं किसी पिंड को खींच रहा हूं या धक्का लगा रहा हूं तो उस पर मैं फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ, फोर्स दो पिंडों के बीच में एक इंटरेक्शन है। फोर्स दो पिंडों के बीच में एक इंटरेक्शन है। जैसे एक पिंड में हुआ, दूसरा पिंड बोर्ड हुआ, तो मेरे और बोर्ड के बीच में एक इंटरेक्शन है। फोर्स एक अंतः क्रिया है। वो अंतः क्रिया ऐसे खींचने की हो सकती है, दबाने की हो सकती है। ठीक है, ये फोर्स है। अच्छा, दूसरी बात, अगर किसी पिंड पर फोर्स लगेगा तो उस पिंड की अवस्था परिवर्तित होगी। ठीक है, कैसे अवस्था परिवर्तित? यहां अवस्था परिवर्तन का क्या मीनिंग है? अगर वो पिंड रुका हुआ है तो गतिशील हो जाएगा, और अगर वो पिंड गतिशील है तो धीमा या फास्ट हो सकता है फोर्स लगाने से। ठीक है, तो अगर किसी पिंड पर फोर्स लग रहा है तो वो पिंड रुका हुआ है तो गतिशील हो जाएगा, और अगर गतिशील है तो धीमा या फास्ट हो जाएगा, और या गतिशील है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है फोर्स लगाने से। जैसे मान लो कोई बॉल है, क्रिकेट का बॉलर बॉल भगा रहा है और वो बॉल इधर आ रही है तो इसकी गति इधर है, और बैट से उधर फोर्स लगा रहा हूं तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। क्लियर? दूसरी बात, अगर कोई मान लो गाड़ी ऐसे जा रही है, कोई ऐसे मान लो कोई पिंड, जैसे मान लो साइकिल कोई लुढ़कती हुई जा रही है और पीछे से कोई बच्चा उसको खींच रहा है तो वो धीमी हो जाती है, और एक धीरे धीरे साइकिल जा रही है, पीछे से कोई बच्चा उसको धकेल रहा है तो वो फास्ट हो जाती है, और कोई पिंड यहाँ रुका हुआ है, किक मारते हैं तो वो गतिशील हो जाता है। ये फोर्स है। ठीक है, तो फोर्स दो पिंडों के मध्य अंतःक्रिया है या इंटरेक्शन है। दूसरी बात, फोर्स लगाने से या फोर्स वह कारक है जो किसी पिंड की अवस्था परिवर्तित कर देता है, गतिशील से स्थिर, स्थिर से गतिशील, गतिशील से डायरेक्शन परिवर्तित, वगैरह वगैरह। अब दूसरी बात कि सर ये जैसे दीवार है, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं, इसकी अवस्था परिवर्तित हुई तो नहीं, ये स्थिर थी, अभी भी स्थिर है। हाँ, इसका मतलब ये हुआ, जैसे आप यहां पे ये देखें कि ये कोई पिंड है और ये पिंड ऐसे, ये कोई बहुत भारी बक्सा है और ये भारी बक्सा ऐसे धरातल पे रखा हुआ है, धरातल पर ये बक्सा रखा हुआ है। कोई व्यक्ति, कोई बंदा इधर से एक फोर्स लगा रहा है, ये कोई बंदा है और वो इस पे ऐसे फोर्स लगा रहा है, इस बक्से को धकेल रहा है, लेकिन बक्सा किधर ही नहीं जा रहा, इसकी अवस्था परिवर्तित नहीं हो रही। इसका मतलब यह हुआ कि इसके द्वारा लगाया गया फोर्स और धरातल द्वारा लगाया गया घर्षण बल आपस में बराबर है, और इस पे लगने वाला जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स वो क्या है? जीरो। नेट फोर्स क्या है? जीरो। इसलिए ये पिंड यहां से सरका नहीं तो ये पिंड डेफिनेटली यहां से सरक सकता था। और अब अगर ये वाला फोर्स अगर इंक्रीज करे और घर्षण बल मान लो इंक्रीज नहीं हो रहा, एक लिमिटिंग घर्षण तक ये लग गया और उसके बाद में एक सीमांत घर्षण तक लगने के बाद में इसकी वैल्यू फिक्स हो जाती है, ये इंक्रीज नहीं हो पाता है, तो डेफिनेटली ये बक्सा सरकेगा। तो अगर एक लड़के से ये बक्सा नहीं सरक रहा है तो 3 लड़के 4 लड़के आकर के इसको धकेलते हैं तो ये सरकता है ना। तो क्या किया हमने? इस फोर्स, जो फोर्स आप इस बक्से पे लगा रहे हो उसको ही तो हमने इंक्रीज किया, और वो इंक्रीज होकर के अगर इस फोर्स को
एलिमिनेट कर देता है, इस फोर्स को कैंसिल आउट कर देता है, और उसके बाद में इस तरफ नेट फोर्स अगर जनरेट हो जाता है तो ये बक्सा यहां से गतिशील हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बल किसी पिंड की अवस्था परिवर्तित करने के लिए आवश्यक कारक है, और किसी पिंड की अवस्था परिवर्तित कब होगी? जब उस पर नेट फोर्स कार्यरत होगा। देखिए, जैसे अभी ये बक्सा नहीं गति कर रहा है तब तक इस पे नेट फोर्स क्या है? जीरो, और जब ये बक्सा गति करना शुरू कर देगा तब इस पे नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। तो बल से किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तित हो सकती है। ठीक है, बात समझ गए? अब देखिए, तो अब हम आगे क्या देख रहे हैं? आगे हम लोग देख रहे हैं कि बल एक सदिश राशि है। बल क्या है? एक सदिश राशि। अब सदिश राशि से आपको यहां पे एक बात समझनी होगी कि कोई भी सदिश राशि होती है उसमें क्या क्या होता है। देखें, इधर देखें, बल एक सदिश राशि है, और बल सदिश राशि है तो डेफिनेटली इसमें क्या होगा? इसका परिमाण होगा, मैग्नीट्यूड होगा इसका। ठीक है, इसके अलावा इसके पास क्या होगी? डायरेक्शन होगी, दिशा होगी, और इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, होता है फोर्स के लिए, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन, और एक होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अब ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, अब ये कोई वस्तु है, इस वस्तु को यहां धरातल पे रखा गया है, और अब आपने यहां पे ये फोर्स लगाया, यहां पे ये फोर्स लगाया F। अगर ये फोर्स एक मिनिमम मैग्नीट्यूड से ज्यादा है तो ये इसकी गति धीमी होगी, फास्ट होगी, उसको निर्धारित करेगा, या गति होगी या नहीं होगी ये डिफाइन करेगा इसका मैग्नीट्यूड कितना है। अगर बहुत कम मैग्नीट्यूड है जो घर्षण से बैलेंस हो सकता है तब तो ये गति नहीं करेगा, और उसका मैग्नीट्यूड अगर घर्षण के फोर्स से ज़्यादा है तो ये गति कर सकता है। तो एक बात तो ये इंपॉर्टेंट होगी इसकी। दूसरी, डायरेक्शन। अब जो आप फोर्स लगा रहे हो वो इस डायरेक्शन में लगा रहे हो तो ये पिंड इधर गति करेगा, इस डायरेक्शन में लगा रहे हो तो पिंड इधर गति करेगा, ऊपर की तरफ लगा रहे हो तो पिंड ऊपर गति करेगा। यानी डायरेक्शन मैटर करती है, यानी पिंड की गति फोर्स की डायरेक्शन से निर्धारित होगी, किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, अगर ये पिंड गतिशील है, अगर ये पिंड ऑलरेडी गतिशील है, v = 10 मीटर पर सेकेंड से ऐसे गतिशील है, तो मैं इस पे एक 10 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, 10 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, तो ये पिंड धीमा होगा या फास्ट होगा? तो मैंने फोर्स का मैग्नीट्यूड बता दिया कि 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं। ये पिंड धीमा होगा या फास्ट होगा? तो अभी डायरेक्शन बतानी जरूरी है। अगर आपने 10 न्यूटन का फोर्स इसकी गति की दिशा में लगाया तो ये फास्ट होगा, और अगर आपने 10 न्यूटन का फोर्स गति की विपरीत दिशा में लगाया तो ये मंदित होकर के धीमा होगा, और अगर ये 10 न्यूटन का फोर्स आपने साइड में से लगाया तो ये डायरेक्शन, ये गति की दिशा को चेंज कर लेगा। समझ रहे हो? यानी जो आप फोर्स एग्जर्ट कर रहे हो, जो आप फोर्स लगा रहे हो, उस फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी बतानी जरूरी है, तब हम लोग किसी पिंड की गति को इजीली समझ पाएंगे या प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। तीसरी बात कि जो फोर्स आप लगा रहे हो उसका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, यानी जिस बिंदु पर फोर्स आरोपित किया जा रहा है वो बिंदु भी मैटर करता है। कैसे मैटर करता है? देखिए, आपने अगर ये फोर्स यहां लगाया तो ये पिंड आगे की तरफ फिसला, आगे की तरफ फिसला, और अगर आपने यही फोर्स यहां से उठा करके यहां लगाया होता तो हो सकता है ये पिंड लुढ़क जाता। अगर ऐसे होता तो ये पिंड लुढ़क भी सकता था। तो ये पिंड फिसलेगा या ये पिंड लुढ़केगा, ये डिफाइन होगा या ये निर्धारित करेगा
इस फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। मैंने फोर्स का मान 10 न्यूटन बताया, फोर्स की डायरेक्शन इधर की तरफ बताई, तो फोर्स 10 न्यूटन है, इधर की तरफ है, दोनों फिक्स है। अब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अगर नीचे की तरफ है तो ये फिसल सकता है, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अगर ऊपर की तरफ है तो ये लुढ़क सकता है। तो ये फिसलन वाली स्थानांतरित गति करेगा या लुढ़कने वाली लोटनी गति करेगा, ये डिफाइन करेगा या ये निर्धारित होगा फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से। बात समझ गए? तो फोर्स सदिश राशि है, और सदिश राशि के साथ साथ इनकी ये 3 बातें या इनकी ये 3 इंफॉर्मेशन हमें ज्ञात होनी जरूरी है फोर्स को समझने के लिए, या उस फोर्स के प्रभाव को समझने के लिए। समझ गए? तो यहां तक की बातें नोट करें। यस, नेक्स्ट हम बल के मात्रक की बात करें तो बल का जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन है, और सीजीएस मात्रक है वो डाइन है, और 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। ये आप जानते हैं बेसिकली। ठीक है, अब देखिए प्रकृति में बल मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पूरे यूनिवर्स के अंदर बलों को 4 कैटेगरी के अंदर बांटा। ठीक है, अब जैसे आपके दिमाग में और भी कई सारे बलों के नाम आ रहे होंगे, वो किसी न किसी इन्हीं बलों में से किसी एक बल का पार्ट है। तो पूरे प्रकृति के बलों को 4 भागों में विभक्त किया है, और वो 4 भाग है इनकी प्रकृति के आधार पर। एक गुरुत्वाकर्षण प्रकृति का बल होता है, विद्युत चुंबकीय प्रकृति का बल होता है, प्रबल नाभिकीय बल होता है, और दुर्बल नाभिकीय बल होता है। अब ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, इसको हम लोग भार बल भी कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं? भार बल। भार बल W बराबर mg वाला, ये गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल है 2 द्रव्यमानों के मध्य कार्यरत बल। ये आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा कि फोर्स F = G m1m2/r²। ठीक है, ये प्रकृति का सबसे दुर्बलतम बल है। प्रकृति का सबसे दुर्बलतम बल है, दुर्बलतम बल। दूसरे, ये बल बहुत ही लंबी दूरियों तक लागू होता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अनंत तक वैलिड है, तो ये दीर्घप्रासी है, दीर्घप्रासी बल है, ये बहुत ही लंबी दूरियों तक वैलिड होगा। तीसरा, ये बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, यानी ये फोर्स F है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती ये घटता है। ठीक है, ये कुछ खासियत है गुरुत्वाकर्षण बल की। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें विद्युत चुंबकीय बल की। तो विद्युत चुंबकीय बल प्रकृति में हमारे आसपास बहुत टाइप के जो फोर्स है वो विद्युत चुंबकीय बलों में आते हैं। तो विद्युत चुंबकीय बल एक्चुअली आवेशों के मध्य या चुंबकों के मध्य लगने वाला बल ही नहीं होता, बल्कि किसी पदार्थ के परमाणुओं के बीच में जो फोर्स लगता है ना, अणुओं परमाणुओं के बीच में, वो वाला फोर्स है विद्युत चुंबकीय बल। अणुओं परमाणुओं के मध्य पदार्थ के अणुओं एवं परमाणुओं के मध्य ये वाला फोर्स लगता है। और हमारे आसपास विद्युत चुंबकीय बल कौन कौन से हैं? तो हमारे आसपास विद्युत चुंबकीय बल है जैसे तनाव बल, तनाव बल। एक डोरी को आप ऐसे खींच रहे हो, जैसे ये डोरी है और आप इसको ऐसे खींच रहे हो इधर से बांध करके, तो ये डोरी ऐसे तन जाती है और प्रत्येक बिंदु पर एक तनाव फोर्स जनरेट हो जाता है। आप ऐसे डोरी को ढीला छोड़ देते हो तो तनाव कितना होता है? 0। और आपने इधर की तरफ कोई फोर्स लगा करके इसको खींचा है तो डोरी के अंदर भी सब जगह टेंशन फोर्स क्रिएट हो जाएगा। और वो क्रिएट होने का रीजन क्या है कि डोरी का ये वाला जो परमाणु है ना, या ये वाला जो अणु है ना, वो यहाँ से इधर जाना चाहता है, और इसके पीछे वाला अणु है ना, ये वाला, वो इसको इधर खींच के रखना चाहता है। तो ये दोनों अणु आपस में अलग नहीं होना चाहते, इसलिए इनके बीच में एक फोर्स क्रिएट हुआ। तो ये अणुओं के बनते हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर? जैसे ये 2 बड़े बड़े अणु हैं, ये और ये,
ये अणु मान लो इस फोर्स के कारण इधर जाना चाहता है, लेकिन ये वाला अणु, जैसे ये वाला अणु है वो यहाँ पे बंधा हुआ है, तो इससे अगले वाले अणु को पीछे खींच के रखना चाहता है, ये आगे नहीं जाना चाहता, ये यहाँ पे, ये तो जा नहीं सकता, ये अणु तो बंधा हुआ है। तो ये सारे प्रत्येक अणु है ना, और ये वाला अणु इस फोर्स के कांटेक्ट में, तो ये इधर जाना चाहता है और पीछे वाले सारे अणु एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो ये अणुओं के मध्य लगने वाला बल है, ये विद्युत चुंबकीय प्रकृति का होता है, यानी डोरी के मध्य। देखिए आपने विद्युत और चुंबक, विद्युत का मतलब होता है आवेश, आवेश से संबंधित, और चुंबक का मतलब होता है चुंबक से संबंधित। तो आपने ये समझा होगा कि विद्युत चुंबकीय बल मतलब सिर्फ आवेशों और चुंबकों के मध्य लगता होगा, नहीं, ये भी विद्युत चुंबकीय बल है, इन अणुओं के मध्य लग रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट स्प्रिंग बल। स्प्रिंग बल भी विद्युत चुंबकीय बल है, क्लियर। स्प्रिंग बल विद्युत चुंबकीय बल है, कैसे? इसी तरह से एक स्प्रिंग है, ये जैसे स्प्रिंग है, आप अगर इसको खींचोगे तो ये इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो बनावट है, इनके अणुओं का जो सेटअप है, वो वापस इसको ऐसे पुनः इसी प्रत्यास्थता की वजह से, जैसे कहेंगे प्रत्यास्थता भी किसकी वजह से होती है? अणुओं परमाणुओं के मध्य फोर्स की वजह से होती है। तो प्रत्यास्थता की वजह से वापस लाना चाहिए, आप इसको धकेलना, वापस इधर की तरफ धकेलना चाहोगे तब भी ये खुद के ऐंठन की वजह से वापस आना चाहती है। तो स्प्रिंग बल भी कैसा बल है? विद्युत चुंबकीय प्रकृति का बल है। इसके अलावा घर्षण बल, घर्षण बल भी विद्युत चुंबकीय बल है। यांत्रिकी में कौन कौन से विद्युत चुंबकीय बल है उनके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं, हमारा चैप्टर पूरा यांत्रिकी से रिलेटेड है। घर्षण बल विद्युत चुंबकीय बल कैसे? देखिए, जैसे मान लो ये सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर ये वाला पिंड रखा हुआ, ये वाला पिंड, ठीक है। आप इस पिंड को इधर की तरफ खींच रहे हो तो इस पे इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है जो है घर्षण बल। अब ये फोर्स क्या है, कैसे लग रहा है, कैसे इसकी गति का विरोध करना चाह रहा है ये? देखिए, आप ये नीचे वाली जो सरफेस है वो सरफेस ऐसी खुरदरी सरफेस है। आप बिल्कुल एकदम माइक्रो लेवल पर अगर देखोगे ना तो नीचे वाली सरफेस आपको जो सपाट दिख रही है वो सपाट नहीं है, कुछ ऐसी है, ऐसी। और जो ऊपर जो पिंड की जो सतह है वो पिंड की सतह भी ऐसे कुछ खुरदरी खुरदरी सी है, ऐसे। और एक खुरदरापन जब दूसरे सतह के खुरदरेपन में ऐसे जाके फिट होता है, यानी इसके उभार और इसके उभार इसके गड्ढों में और इसके उभार उसके गड्ढों में जाकर के ऐसे फिट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, फिटिंग हो जाती है। और अब ऊपर वाले पिंड को मैं अगर ऐसे गति करवाना चाहूं तो ये जो इनके उभारों के परमाणु हैं वो इनके परमाणु को ऐसे पीछे की तरफ सपोर्ट देंगे। और अगर ये दोनों साथ साथ गति करें कोई तकलीफ नहीं, अगर इधर दोनों साथ साथ गति करें कोई तकलीफ नहीं, और ये एक दूसरे के ऊपर अगर गति करेंगे तो ये परमाणु हैं वो एक दूसरे के अंदर धसे हुए हैं, इसलिए इनकी गति को रोकेंगे। तो घर्षण बल सापेक्ष गति का विरोध करता है, गति का विरोध नहीं करता। अगर ये ऐसे फंसे हुए हैं और फंसे हुए दोनों साथ साथ में इधर जाए या दोनों साथ साथ में इधर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक के ऊपर दूसरा अगर स्लाइड करे, एक के ऊपर दूसरा अगर फिसलने का प्रयास करे तो ये फिसलने नहीं देगा। वो भले नीचे वाली सरफेस फिसले या ऊपर वाली सरफेस फिसले, वो विरोध करना चाहेगा। क्लियर? तो घर्षण बल विद्युत चुंबकीय प्रकृति का है, ये अणुओं परमाणुओं के मध्य लगता है, ये भी ठीक है। इसके अलावा अभिलंब प्रतिक्रिया बल, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या है? जैसे देखिए, आपने यहां पे इस सतह के ऊपर इस पिंड को रखा। अभिलंब प्रतिक्रिया बल पहली बात तो कब लगता है? अभिलंब प्रतिक्रिया बल तब लगता है जब एक सतह दूसरे के संपर्क में आकर उसे धकेलने का प्रयास करे। जब एक सतह दूसरे के स्पर्श में आके या संपर्क में आके
उसे धकेलने का प्रयास करे तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगता है, नहीं तो नहीं लगता। जैसे मैं ये फर्श पे खड़ा हूं तो मैं फर्श को नीचे धकेलना चाह रहा हूं, मेरा वेट है वो फर्श को नीचे धकेलना चाह रहा है, इसलिए फर्श मेरे पे एक फोर्स लगा रही है। क्लियर? अब मैं इस बोर्ड से ऐसे टच होके खड़ा हूं, सिर्फ टच, ना तो बोर्ड मेरे को धकेल रहा ना मैं बोर्ड को धकेल रहा हूं, कोई किसी प्रकार का फोर्स नहीं लग रहा। लेकिन जैसे ही मैं ऐसे सारा लेके खड़ा हूं तो डेफिनेटली एक फोर्स रिक्वायर्ड है मेरे को ऐसे बैलेंस करने के लिए। वो फोर्स कौन दे रहा? बोर्ड दे रहा है, वो है अभिलंब प्रतिक्रिया बल। तो जब दो बॉडी आपस में टच में आती है, वो ऐसे ऊपर नीचे साइडों से कैसे भी टच में आती है, तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल नहीं होगा। टच में आकर के एक दूसरे को धकेलने का प्रयास करती है, एक दूसरे को दबाने का प्रयास करती है, तो एक फोर्स लगता है उनकी दोनों की सतहों के मध्य, वो होता है अभिलंब प्रतिक्रिया बल। हालांकि आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसे। तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल भी अणुओं की वजह से लगता है। कैसे? इस पदार्थ के अणु, इस ऊपर वाले पिंड के अणु नीचे वाले पदार्थ के अणुओं को नीचे धकेलना चाह रहे हैं, और वो नीचे नहीं जाना चाहते हैं, तो वो वाले अणु हैं वो ऊपर वाले पिंड के अणुओं को ऊपर धकेलना चाहते हैं। तो ये दोनों पर एक दूसरे की उल्टी डायरेक्शन में ऐसे लगेगा। तो ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल भी दो पदार्थों के, दो पिंडों के अणुओं के दबाने की वजह से एग्जर्ट हो रहा है। वो भी वही बात प्रत्यास्थता वाली यहां पे कर सकते हैं। तो ये भी विद्युत चुम्बकीय बल है। तो ये चार प्रकार के मुख्य यांत्रिकी में विद्युत चुम्बकीय बल है, और ये एक गुरुत्वाकर्षण बल है यांत्रिकी के। ठीक है। इसके अलावा अपन नाभिकीय बलों की बात करें तो नाभिकीय बल हम यहाँ स्टडी नहीं करेंगे, उनके इन मैक्सिमम हम लोग इन 5 बलों के बारे में स्टडी करेंगे। विद्युत चुम्बकीय बल 2 आवेशों के मध्य भी हो सकता है, चुंबकों के मध्य भी हो सकता है, लेकिन वो अपने मैकेनिकल में नहीं आएगा। ये यांत्रिकी पढ़ रहे हैं अपन, अभी पिंडों की गति से संबंधित अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है। नाभिकीय बल की अगर मैं बात करूं तो नाभिकीय बल लगता है नाभिक के कणों के मध्य, नाभिकीय कणों के मध्य, न्यूक्लियनों के मध्य। नाभिकीय कणों को न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। ठीक है। तो ये वाला फोर्स है वो नाभिकीय कणों के मध्य लगेगा। नाभिकीय कणों के मध्य कार्यरत होगा। अब नाभिकीय कण कौन है? तो नाभिकीय कण है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये बल मेनली प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के मध्य लगेगा। और ये जो नाभिकीय बल है वो आकर्षण प्रकृति का होता है। कैसा होता है? आकर्षण प्रकृति का। एक रेंज तक ये आकर्षण प्रकृति का होता है, और उससे भी अगर नजदीक ले जाता है तो प्रतिकर्षण भी कर लेता है ये। ठीक है। लेकिन ये प्रकृति का सबसे प्रबलतम बल है, प्रबलतम। सबसे प्रबल ये बल है। ठीक है। उसके बाद में ये वाला बल है, और उसके बाद में वो वाला बल है, और ये सबसे दुर्बलतम बल है। ठीक है। और ये वाला फोर्स नाभिकीय अभिक्रियाओं के दौरान जो कण होते हैं उन कणों के मध्य लगेगा, काफी दुर्बल होता है। तो ये लिख सकते हैं नाभिकीय अभिक्रियाओं के दौरान कार्यरत होता है। समझ गए? तो इनके बारे में हम लोग बहुत ही बिल्कुल भी यहाँ अध्ययन नहीं करेंगे। ठीक है। मेनली ये वाले फोर्सेज हम लोग यहाँ पे बहुत सारे पढ़ेंगे। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल भी हम लोग यहाँ पे भार बल के रूप में यहाँ पे पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल को। क्लियर? तो ये कुछ फोर्सेज हुए जिनका हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो इनको आप सारणीबद्ध रूप से नोट करें। यस। अब अपन शुरू करते हैं गति के नियम। तो पहला है न्यूटन की गति का प्रथम नियम, जिसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ठीक है। आप जानते हैं जड़त्व का नियम क्या होता है? तो देखिए, जड़त्व के नियमानुसार हम लोग ये कहते हैं, या हम लोग ये समझते हैं कि प्रकृति में सभी पिंड जिनकी एक नेचर होती है वो नेचर जड़त्व कहलाती है। अब वो नेचर क्या है
कि वो पिंड अपनी जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहना चाहता है। अगर स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, और गतिशील है तो गतिशील रहना चाहता है। तो सबसे पहले अपन जड़त्व की बात करते हैं, फिर बाद में करेंगे कि जड़त्व का नियम क्या है। देखिए, जड़त्व जड़त्व है पिंड की अवस्था परिवर्तन का विरोध। पिंड की अवस्था परिवर्तन का विरोध। अब ये अवस्था कौन सी है? ये अवस्था है स्थिर या गतिशील। स्थिर या गतिशील, कि कोई भी पिंड स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहेगा और गतिशील है तो गतिशील रहना चाहेगा। उसमें परिवर्तन का विरोध करने का गुण ही क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। ठीक है, अब इस जड़त्व की जो माप होती है, जड़त्व की माप, वो होता है द्रव्यमान, पिंड का द्रव्यमान, पिंड का द्रव्यमान। जिस पिंड का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उस पिंड का जड़त्व उतना ही ज्यादा होगा। तो जैसे मान लो मेरे पास यहां पे एक बक्सा है, ठीक है, और इस बक्से का मास m है। इस बक्से को मैं यहां से धकेलना चाहता हूं ऐसे फोर्स F की सहायता से। तो अगर इस बक्से में वेट कम है, अगर ये प्लास्टिक का बक्सा है तो इजीली धकेल पाऊंगा, और अगर ये मान लो लोहे का भारी भरकम बक्सा है तो इसको धकेलने में ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जिस पिंड का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उस पिंड का जड़त्व उतना ही अधिक होगा, और जिस पिंड का द्रव्यमान जितना कम होगा उसका जड़त्व उतना ही कम होगा। ठीक है, तो जड़त्व की माप है, यानी जड़त्व कितना होगा या कोई भी पिंड कितना गति का विरोध करेगा वो उसका द्रव्यमान बताएगा। उसका द्रव्यमान ज्यादा है तो ज्यादा विरोध करेगा, और द्रव्यमान कम है तो कम विरोध करेगा। ठीक है, तो किसी भी पिंड द्वारा स्थिर या गतिशील अवस्था में उसकी स्थिति परिवर्तन का जो विरोध करने का गुण है वो गुण कहलाता है जड़त्व। ठीक है, अब ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, वो क्या है? तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है कि कोई भी पिंड स्थिर है तो वो हमेशा स्थिर रहना चाहेगा, और गतिशील है तो हमेशा उसी डायरेक्शन में गतिशील रहना चाहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगे। यानी कोई भी पिंड स्थिर है तो स्थिर एवं गतिशील है तो उसी दिशा में गतिशील रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो। ठीक है, तो आप नोट कर सकते हैं जड़त्व के नियम की परिभाषा या जड़त्व के नियम का स्टेटमेंट कि कोई भी पिंड स्थिर है तो स्थिर या गतिशील है तो उसी दिशा में गतिशील रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत ना हो। क्लियर? अब जड़त्व को हम लोग और आगे समझते हैं कि जड़त्व कितने प्रकार का जड़त्व होता है या कैसा कैसा जड़त्व होता है। देखिए, जड़त्व में स्थिर अवस्था का जड़त्व, और गतिशील अवस्था का जड़त्व। ठीक है, स्थिर अवस्था के जड़त्व की बात करें तो कोई भी पिंड स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहेगा। जैसे ये आपके पास एक गिलास है और इस गिलास के ऊपर ये एक तख्ता है और तख्ते के ऊपर आपने एक सिक्का रखा है। ये आप इस झटके से इस तख्ते को खींच रहे हो तो सिक्का गिलास के अंदर गिर जाता है। यानी आपका तख्ता आपके खींचने से गतिशील हो गया, लेकिन सिक्का विराम अवस्था में था, वो विराम अवस्था में ही रहना चाहेगा, इसलिए ये गिर गया। आप बस में बैठे हो, अचानक से बस गतिशील हुई तो आप तो स्थिर थे, अभी भी स्थिर रहना चाहोगे, और जैसे ही बस गतिशील हुई तो आप
स्थिर रहना चाहोगे, इस गुण के कारण आप पीछे की तरफ ऐसे धक्का महसूस करोगे। क्लियर। इसके अलावा जैसे मान लो कोई जैसे पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर कोई फल है, आपने डाली को पकड़ करके ऐसे हिलाया तो डाली गतिशील होगी, लेकिन फल अभी भी स्थिर जड़त्व की वजह से वहीं रहना चाहेगा और वो डाली से टूट करके अलग हो जाता है। कंबल है, कंबल के अंदर मान लो मिट्टी के कण आपने ऐसे रखा और जोर से उसको ऐसे झाड़ा तो कंबल गतिशील होगी और मिट्टी के कण वहां से झड़ करके स्थिर अवस्था में रहने के लिए वहां से अलग होकर के झड़ के नीचे गिर गए। समझ में? तो ये कुछ स्थिर जड़त्व के उदाहरण है। यानी कोई भी पिंड स्थिर है तो स्थिर रहना चाहेगा, चाहे उससे जुड़ा हुआ पिंड गतिशील क्यों ना हो जाए। ठीक है। अब गति के जड़त्व की अगर अपन बात करें तो गति का जड़त्व भी दो प्रकार का होता है। एक तो उसकी गति यानी धीमे या तेज हो रही है, एक उसकी दिशा। यानी गतिशील पिंड न तो अपनी गति परिवर्तित करना चाहता है और न ही अपनी दिशा परिवर्तित करना चाहता है। ठीक है। जैसे आप गतिशील है बस के अंदर और बस ने अचानक ब्रेक लगा दिए तो आप उसी डायरेक्शन में गतिशील रहोगे और आगे की तरफ ऐसे झटका महसूस करोगे। ठीक है। और अगर बस गतिशील है और किसी मोड़ में मुड़ रही है तो बस मुड़ रही है, लेकिन आप मुड़ना नहीं चाहोगे, इसलिए आप ऐसे बाहर की तरफ ऐसे झुकाव महसूस करोगे। ठीक है। तो कोई भी पिंड है न तो अपनी दिशा को परिवर्तित करना चाहता है और न ही अपनी गति को परिवर्तित करना चाहता है, न तो फास्ट होना चाहता है न ही धीमे होना चाहता है। ये गति का जड़त्व और ये दिशा का जड़त्व और वो स्थिर अवस्था का जड़त्व। जड़त्व ये तीन टाइप से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ओके, नोट करें।